फर्स्ट आर्टिकल, इंडिया और पाकिस्तान जो हम कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश, उन दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है उनको लेकर के है। सबसे पहले अगर हम बैक हिस्ट्री को देखें तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वर्तमान समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो सुधार की कगार पर है और उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है वो है बैक चैनल डिप्लोमेसी। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि किसी भी तरीके से रिश्ते सुधरने चाहिए, पर रिश्ते सुधारने की दरकार तो है। अब अगर कुछ किस तरीके से बैक चैनल डिप्लोमेसी का यूज किया जा रहा है, इसको लेकर के क्लियर किसी भी देश के द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि हम बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू हमारे रिलेशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे प्रूफ हैं जिनके आधार पर सिर्फ ये आरोप, सिर्फ ये सोचा जा सकता है कि हाँ बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। जैसे कि 25 फरवरी को दोनों देशों के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है, उसमें बोला जाता है कि 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको हम फॉलो करेंगे। ये पहला क्लू था जिससे ये माना जाता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत काम किया जा रहा है। इसके बाद में और भी बहुत सारे क्लू हैं, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब श्रीलंका की यात्रा पर जाते हैं तो हमारे एयर स्पेस को उन्होंने यूज़ किया, उसके लिए उनको कंसेशन दी गई। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रेटी टॉक्स जो काफ़ी समय से डिलेड थी, उसके ऊपर शेड्यूल किया जा रहा है, उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। स्पोर्ट्स वीज़ा को ग्रांट करने की बातचीत है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीच में सैल्यूटरी मैसेज हुए हैं। इन सारी बातों से ये रूमर्स फैल रहे हैं कि हमारे बैक चैनल डिप्लोमेसी का यूज़ करके हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो रिलेशन है उनको। जो रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के जो टाइज़ हैं वो 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद में बालाकोट स्ट्राइक हुआ, इन सब की वजह से, और फिर इंडियन पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया और गवर्नमेंट का जो डिसीजन रहा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, इन सारी बातों से जो हमारे रिलेशन है वो ज़्यादा गड़बड़ा गए थे। तो ये जो कोशिश की जा रही है वो बहुत शानदार है। अब अगर हम बात करें कि बैक चैनल डिप्लोमेसी होती क्या है, देखो डायरेक्ट तो डिप्लोमेसी होती है, उसमें दोनों देशों के एनवॉय, दोनों देशों के डिप्लोमेट, दोनों देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों देशों के जो मीडिया है, मीडिया पर्सन्स, इसके अलावा जो पॉपुलेशन पीपल है, उनका प्रेशर होता है कि क्या रिजल्ट निकल कर के आएगा, क्या बातचीत की जाएगी, क्या सामने आएगा। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी, जिसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दोनों देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलते हैं, बातचीत होती है, कोई प्रेशर नहीं होता, खुले हो करके अच्छे से खुली सोच, खुले थॉट्स के साथ में वो बातचीत करते हैं। दोनों अपना बेस्ट, दोनों अपना नेगेटिव सामने रखते हैं और जो बातचीत होती है वो सामने आती है। तो इस तरीके के जब होते हैं, बातचीत होती है बैक चैनल टॉक्स, उसमें ना मीडिया का प्रेशर होता है ना पॉपुलेशन पीपल का प्रेशर होता है। तो शानदार है। इस तरीके से हमारे रिलेशन अगर सुधरते हैं तो अच्छी बात है। अब इस आर्टिकल में पहले बताया गया है कि क्या पहली बार ऐसा हो रहा है क्या कि बैक चैनल टॉक हो रही है, तो नहीं। 1988 की बात है। उस समय में हमारे विंग चीफ AK वर्मा, बाद में उन्होंने अपनी बुक में ये बात लिखी कि उस समय भी पीस टॉक हुई थी बैक चैनल के थ्रू। ये जो पीस टॉक है उसको जनरल जिया उल हक और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के थ्रू जॉर्डियन क्राउन प्रिंस हसन के द्वारा, मतलब ये मीडिएटर थे और इनके मीडिएटर होने के बाद में इनमें ये बातचीत स्टार्ट हुई थी। लेकिन बाद में जो जनरल जियाज की डेथ हो जाती है एक प्लेन क्रैश में, और ये जो बातचीत है वो वहीं रुक जाती है। ऐसा मिस्टर वर्मा ने अपनी बुक में लिखा है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कोई भी बातचीत नहीं की है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। बाद में करगिल वॉर के दौरान भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और इंटरलोक्यूटर हमारे इंडिया की तरफ से जो बैक चैनल इंटरलोक्यूटर थे RK मिश्रा, जो एक जर्नलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, के मतलब इनके हेड हैं। ये जो मिश्रा है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के एनवॉय डिप्लोमेट नियाज नाइक के साथ में मिलते हैं और बातचीत होती है सीज फायर को लेकर के, पाकिस्तान का जो विड्रॉल है उसको लेकर के। लेकिन 2009 में नाइक और मिश्रा दोनों की डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात हुई थी कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं और समय समय पर ऐसी बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं। सीधा सा बात यह है कि आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पहली बार बैक चैनल टॉक्स नहीं हो रही है, बहुत बार बैक चैनल टॉक्स हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। अब अगर हम वर्तमान समय की बात करें कि बैक चैनल टॉक्स हो क्यों रही हैं, क्या कारण है भाई? पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन तो काफ़ी समय से खराब थे, तो ऐसा क्या हुआ कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं? जैसे कि सबसे पहली बात अगर हम इंडिया की तरफ से करें तो इंडिया के
अप्रैल 2020 से हमारे पड़ोसी एक देश और है चाइना, उसके साथ में हमारे रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला। कोविड-19 पेंडेमिक एक तरफ था और दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारा स्ट्रगल था। तो उसी को लेकर के इंडिया ये चाहता है कि एक समय में दो देशों के साथ में, टू कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन है उनको हम ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के साथ में जो भी इशू है उनको सोल्व कर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की बात हम देखें तो पाकिस्तान में इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में तो हालत कंडीशन वहाँ की और भी ज़्यादा ख़राब है। एक ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान जो कंट्री है उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा कि समय रहते हुए जो भी प्रॉब्लम्स है, टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिज्म के अकॉर्डिंग मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए जो गाइडलाइंस है उनको नहीं फॉलो करता है पाकिस्तान, तो हो सकता है कि उसको FATF के द्वारा ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि ये चीज़ें सारी हों, बातचीत हों, ये प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जा सके। अब ये तो दोनों देशों की पर्सनली बात हो गई कि पर्सनली उन्होंने इस बात को बोला है, लेकिन जैसे US, रशिया, चाइना ये भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जाए, ताकि जो रीजनल प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा ओवरव्यू किया जा सके। जैसे कि अफगानिस्तान से वर्तमान समय में 1 मई को डेडलाइन है US की सेना को कि उन्हें अपनी सेना को वहाँ से निकालना है। तो US चाहता है कि भैया आप अपनी प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए शांत कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशन अच्छे हो, तभी ताकि हम सारे देश मिल करके जो अफगानिस्तान है उसके ऊपर फोकस कर सकें कि किस तरीके से हम अफगानिस्तान को सेव करने की, वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें और वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं जिनके थ्रू ये लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत है वो हो रही है। एक चीज़ से और हम डिसाइड कर सकते हैं, पहले पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू एक स्टेटमेंट आता है कि हम इंडिया से चीनी, शुगर और कॉटन दोनों को इंपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में स्टेटमेंट आता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं ना, तो इंडिया जो है वो अपनी बात रखता है, अपनी बात को प्रेफर करता है, बोलता है कि नहीं ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, आपको लेना था तो लीजिए, नहीं लेना था तो नहीं लीजिए। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो इससे ये लगता है कि बातचीत चल रही है और अच्छी बात है कि बातचीत के थ्रू अच्छा रिजल्ट निकल करके सामने आए। सेकेंड आर्टिकल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के है। सबसे पहले हम हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे कि क्यों न्यूज़ में है। अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन है मोबिक्विक एक पेमेंट एप्लीकेशन है, उसके तहत ये कोशिश की जा रही थी कि उनके पास जो भी जितने भी डाटा हैं, जैसे उनके पास 9.9 करोड़ यूजर्स के डाटा हैं, और उनके ऊपर यह आरोप लगा कि ये जो मोबिक्विक एप्लीकेशन है वो इन यूजर्स के पर्सनल डाटा को बेच रहा था। हालांकि इन्होंने मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो देखो जांच होगी तो उसी में सामने आएगा कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब ये तो न्यूज़ हो गई। अगर हम देखें हमारे इंडिया में तो इस समय हमारी प्राइवेसी को लेकर के, हमारी सिक्योरिटी को लेकर के, हमारे पर्सनल डाटा को लेकर के कोई भी रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन रेजिम ज़्यादा सही नहीं है। वैसे तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 स्टार्ट कर दिया गया है कि उसके ऊपर काम किया जा सके। हो सकता है कि इस बार का जो मानसून सेशन है उसमें इसको रखा जाए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अंडर स्क्रूटनी है और इसमें क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं उन सब के ऊपर कोशिश किया जा रहा है। और अगर ये बिल एक बार पास हो जाता है तो किसी भी पर्सनल डाटा को, जो यूजर्स हैं उनके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाएगा। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया। अब हम देख लेते हैं पहले कि पर्सनल डाटा और जो पर्सनल डाटा और नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है। जैसे कि आपकी कोई पर्सनल न्यूज, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके क्या क्या इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनल कोई भी चीज़ें, वो सब होते आते हैं पर्सनल डाटा। नॉन पर्सनल डाटा मतलब एक व्यक्ति से बढ़ा करके जब उसको एक भीड़ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो होता है नॉन पर्सनल डाटा। जैसे मान लो किसी सड़क का सर्वे किया जाता है, अब स्पेशली किसी एक गाड़ी के बारे में ध्यान रखा जाए कि ये व्यक्ति, इसकी गाड़ी इस समय यहाँ से गुजरती है, तो ये हो गया पर्सनल डाटा।
और अगर कोशिश की जाए कि हाँ इस सड़क के ऊपर इतने समय में इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं, इस समय ज़्यादा भीड़ रहती है, इस समय कम भीड़ रहती है, इस समय गाड़ियाँ ज़्यादा निकलती है, इस समय बाइक ज़्यादा निकलती है, तो ये हो गए नॉन पर्सनल डाटा। आगे इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें पता करना होगा कि वर्तमान समय में हमारे इंडिया में डाटा को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसी के तहत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए थे। और वर्तमान में ये जो रूल्स हैं वो ही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पर्सनल डाटा है उनका इफेक्टिव प्रोटेक्शन, जो भी हमारे यूजर्स हैं ना, उनको इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जा सके। मतलब ये रूल्स के तहत ही रेगुलेशंस किया जा रहा है। ये रूल ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको जो डाटा है उनको सिक्योर किया जा सके और उनकी जो प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, उनको मेंटेन किया जा सके। अब ये जो पर्सनल डाटा, मतलब ये आईटी एक्ट 2000 के तहत जो रूल्स बनाए गए उसमें कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि उसमें डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा काफ़ी नैरो डेफिनेशन इसमें दे रखी है। मतलब अच्छे से बता करके उस डेफिनेशन के बारे में नहीं बता रखा है कि किस तरीके से, मतलब सिर्फ कुछ पॉइंट को शामिल कर रखा है। सीधी सी बात ये समझ लो आप, सिर्फ कुछ पॉइंट को शामिल कर रखा है, ब्रॉड टर्म्स में इस डेफिनेशन को नहीं बता रखा है। दूसरा इसमें ये बताया गया है कि यूजर की जो कंसेंट है, अगर यूजर की कंसेंट हो जाती है तो उसके पर्सनल डाटा को यूज किया जा सकता है। मान लो आपने कोई एप्लीकेशन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें आई एग्री के ऊपर हम टिक करते जाते हैं, क्योंकि देखो एक तो उनकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है, दूसरा हम रिलाई ऑन करते हैं कि वो प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे। तो इसमें ये बोला गया कि अगर यूजर्स की कंसेंट होती है तो उसके पर्सनल डाटा को ब्रॉड टर्म्स और कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कि आपने टर्म्स और कंडीशंस को इतनी टफ बना दिया जिसकी वजह से ना तो उसको समझना सिंपल है और फिर आपने बोल दिया कि आपने कंसेंट दी थी इसलिए यूज किया जा रहा है। दूसरा और प्रॉब्लम ये है कि ये जो रूल्स है ना उसमें डाटा सिक्योरिटी के ऊपर तो एम्फेसिस किया गया है, मतलब उसको तो प्रभावी बनाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, लेकिन जो डाटा प्राइवेसी है उसको एम्फेसिस बनाने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। मतलब डाटा प्राइवेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे एक कंपनी ने आपके डाटा लिए, उसको यूज कर लिया किसी और कंपनी ने, ठीक है, टेक्निकल मेजर्स के आधार पर कोशिश की गई उसको और यूज कर दे। जैसे व्हाट्सएप से डाटा लिए गए उसको फेसबुक यूज कर दे अपने क्या करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो रूल्स हैं वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ऊपर लागू होते हैं, गवर्नमेंट जो एजेंसी हैं उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। और ये बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूम क्रिएट करता है ये डाटा प्रोटेक्शन, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती हैं वो भी काफ़ी हमारे जो पर्सनल डाटा है उनको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के ऊपर कलेक्ट और प्रोसेसिंग करती हैं। फाइनली अगर इस आर्टिकल में हम देखें तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना डाटा प्राइवेसी को लेकर के, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करने के लिए इनएडिक्वेट, मतलब ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की गई है कि इनको ढंग से एडिक्वेट तरीके से इनको एड्रेस किया जा सके। और डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में न्यू डेवलपमेंट इमर्ज होने की आवश्यकता है ताकि इस प्रॉब्लम को काफ़ी कम किया जा सके। फाइनली द रेजिम सीम्स टू हैव बिकम एंटीक्वेटेड एंड इनएडिक्वेट इन एड्रेसिंग रिस्क इमर्जिंग फ्रॉम न्यू डेवलपमेंट्स इन डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इंडिया में एक प्रोसीजर, एक हिस्ट्री चला है कि हम प्राइवेसी को एक राइट, फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर किया जा सके। 2017 का केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और हमारा जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर ये आता है। मतलब कोर्ट ने इस बात को ये माना कि प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डाटा एंड फैक्ट्स इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। मतलब जो आपके डाटा हैं उनको आपको प्राइवेट करना ही होगा, उनको सिक्योरिटी देनी ही होगी। जुलाई 2017 में एक कमेटी भी बनाई गई थी, जस्टिस BN श्री कृष्णा की कमेटी, और उनसे ये बात बोली गई थी कि आप डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको एग्जामिन करो और जो भी आपकी रिकमेंडेशन है उनको आप सौंपो। ये जो कमेटी है उसने 2018 में
अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और इसके अलावा ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी सौंपा। ये जो बिल है इसी के आधार पर जो गवर्नमेंट है उसने पार्लियामेंट में अपने बिल को रखा कि हम डाटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आएंगी। अभी जो नया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो नया बिल है वो पर्सनल डाटा रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स एंड प्रोसेसिंग, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ सच डाटा, मतलब किसी के आपके कोई पर्सनल डाटा, मतलब मान लो मेरा कोई पर्सनल डाटा गवर्नमेंट के पास है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास है, तो उस पर्सनल डाटा को प्रोसेसिंग करना, उसको कलेक्ट करना और उसको स्टोरेज करना, ये जिम्मेदारी होगी इस बिल के तहत। इस बिल के तहत दो नए नाम निकाले गए, जैसे एक तो डाटा प्रिंसिपल, मतलब कोई इंडिविजुअल की जब बात की जा रही है, उसकी डाटा की बात की जा रही है, तो अगर बिल में डाटा प्रिंसिपल का नाम आता है तो इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जा रहा है डाटा प्रिंसिपल को। दूसरी बात है, दूसरा जो यूज़ किया गया है डाटा फिड्यूशियरी। डाटा फिड्यूशियरी द एंटिटी और इंडिविजुअल हु डिसाइड द मीन एंड पर्पजेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, मतलब डाटा प्रोसेसिंग का जो काम करेगा वो होगा डाटा फिड्यूशियरी। ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये जो नाम है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इस बिल में क्या अलग है, पहले जो रेजीम है, जो आईटी एक्ट 2000 के तहत जो रूल्स बनाए गए थे 2011 में, उनमें और अब जो नया बिल है उसमें क्या अलग है। पहली बात तो कि ये जो बिल है ना वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ दोनों के ऊपर लागू होगा। 2011 के जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ के ऊपर लागू होते थे, गवर्नमेंट एंटिटीज़ को उसमें छूट दे रखी थी, लेकिन ये दोनों के ऊपर लागू होंगे। दूसरी बात, इसमें डाटा सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी दोनों के ऊपर ध्यान दिया गया है, लेकिन जो पहले रूल्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया गया था, डाटा प्राइवेसी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। मतलब कि अगर कोई पर्सनल डाटा को सिक्योरिटी सेफगार्ड्स के तहत उसको मेंटेन करना है, उसको डाटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपके पास डाटा आए तो उनको प्रॉपर ढंग से आप उसके लिए क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। थर्ड पॉइंट है कि जो इंडिविजुअल हैं जिनके डाटा सेव किए जाएंगे किसी प्राइवेट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा, तो उस इंडिविजुअल के पास में ड्यूटी होगी, उस राइट होंगे, एक सेट ऑफ राइट्स उनको दिया जाएगा जिसमें वो देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि भाई मेरे पर्सनल डाटा आपके पास है, उसको आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से उसको सेव कर रहे हो। फोर्थ बात इसमें ये है कि इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल रेगुलेटर, जिसको डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो इसमें इम्प्लीमेंट की जा रही है कि जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक रेगुलेटर है जो कोशिश करेगा, जो ये ध्यान रखेगा कि जो भी हमारे डाटा हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट और मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात ये है कि इस आर्टिकल में ये जो नया बिल आया है इसमें न्यू क्लास ऑफ सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरीज एज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, मतलब जो आपके डाटा को सेव करेंगे उसमें जो डाटा फिड्यूशरीज हैं उनमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को शामिल किया गया है। और सिक्स्थ बात यह है कि गवर्नमेंट को जो छूट दी गई थी ना उसको स्कोप को एक्सपेंड किया गया है। अब इसमें कंसर्न हम देख लेते हैं कि ये जो नया बिल आ रहा है उसमें क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। जो क्लोज 35 है इस बिल का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जा सकती है एजेंसीज को, ताकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट के नाम पर पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इसके आधार पर जो हमारे रिश्ते हैं उनको सुधारने के लिए हम प्राइवेट डाटा को यूज कर सकते हैं, ये छूट दी जा सकती है। दूसरा ये है कि जो भी आपके पास में पर्सनल डाटा है उसमें आपको छूट दी जा सकती है कि आप पर्सनल डाटा को यूज कर सकते हैं जब आपको प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस को जब आपको रिलाई करना हो तो इसमें आप यूज कर सकते हैं इन डाटा को। नेक्स्ट है पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल्स को यूज किया जा सकता है बिना किसी कंसेंट के, जब ऐसी कुछ सिचुएशन हो कि लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो उस समय उनके पर्सनल डाटा को बिना उसकी कंसेंट के भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारी बात है इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वैसे तो ये जो बिल है वो हो सकता है कि मानसून सेशन में क्लियर हो जाए और
इसमें जो भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंडर स्क्रूटनी वर्तमान समय में बिल है, और उसमें उन्होंने कुछ 86 अमेंडमेंट उन्होंने बोला है कि 86 अमेंडमेंट किए जाएंगे, और एक न्यू क्लोज को भी इस बिल में एंटर किया जाएगा, ताकि जो डाटा प्रोटेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।